नमस्कार। आज हम एक ऐसे नेता की बात कर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही गोपनीयता, तानाशाही और परमाणु हथियारों की तस्वीरें जहन में आती हैं। किम जोंग उन। जी। उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता। और उनकी कहानी वाकई किसी पहेली से कम नहीं है। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे इस पहेली के कुछ हिस्सों को जोड़ने की। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर उनकी शख्सियत और शासन को समझने की। हाँ, मतलब जो स्रोत उपलब्ध हैं वो उनके बचपन की थोड़ी बहुत बातों से लेकर उनकी स्विट्जरलैंड वाली पढ़ाई, फिर कैसे वो सत्ता में आए। उनकी लीडरशिप का तरीका और वो जो अचानक डिप्लोमेसी करने लगे थे उस पर भी रोशनी डालते हैं। सही कहा। तो हमारा मकसद सिर्फ फैक्ट्स बताना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि इन सब जानकारियों से किम जोंग उन के बारे में क्या गहरी बात पता चलती है। मतलब वो इतने रहस्यमयी क्यों हैं और इतने प्रभावशाली कैसे बन गए। और ये बात तो है ही कि इतनी कम उम्र में उन्होंने सत्ता संभाली, ये अपने आप में खास है। हाँ, और ना सिर्फ संभाली बल्कि दुनिया के सबसे अलग थलग देशों में से एक पर अपनी पकड़ को और मजबूत किया है। बिल्कुल, तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं उनके शुरुआती जीवन से। जन्म की तारीख भी पक्की नहीं है ना? 8 जनवरी 1983 या 84, प्योंगयांग में। हाँ, यहीं से रहस्य शुरू हो जाता है। पिता किम जोंग इल, जो दूसरे सुप्रीम लीडर थे, और दादा किम इल सुंग, जिन्होंने देश बनाया। माँ का नाम को योंग हुई बताया जाता है। लेकिन इसके अलावा बचपन के बारे में लगभग कुछ नहीं पता, सब कुछ एकदम पर्दे में। जी, और ये गोपनीयता शायद उनके व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा बन गई। सूत्रों की माने तो उनका बचपन आम बच्चों जैसा तो बिल्कुल नहीं था। मतलब बाहरी दुनिया से एकदम कटा हुआ, बहुत ही ज्यादा सुरक्षित और कंट्रोल्ड माहौल में पले बढ़े। तो इस तरह की परवरिश का असर तो पड़ता ही होगा। शायद दुनिया को शक की निगाह से देखना या हर चीज पर कंट्रोल रखने की जरूरत महसूस करना। ये सोचना लाजमी है, इस पर एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है, पर ये एक बड़ा सवाल है। और इसी सीक्रेसी के बीच वो चौंकाने वाली बात आती है, स्विट्जरलैंड में पढ़ाई। हाँ, ये बहुत दिलचस्प मोड़ है, वो भी एक नकली पहचान के साथ। पाक उन बर्न के एक इंटरनेशनल स्कूल में। क्या विरोधाभास है। मतलब दुनिया के सबसे बंद देश का भावी शासक स्विट्जरलैंड के एक खुले स्कूल में पढ़ रहा है। बिल्कुल। और वहां भी कहा जाता है कि पढ़ाई में तो वो साधारण ही थे, लेकिन खेलों में काफी रुचि थी, बास्केटबॉल खासकर। हाँ, बास्केटबॉल के दीवाने थे। शिकागो बुल्स और माइकल जॉर्डन के बहुत बड़े फैन। सोचिए जरा। पश्चिमी कल्चर का इतना शौक और फिर उत्तर कोरिया की कठोर व्यवस्था का मुखिया बनना। यही तो विरोधाभास है। क्या स्विट्जरलैंड के उस अनुभव का, जहां शायद थोड़ी खुली हवा लगी हो, उनके बाद के फैसलों पर कोई असर पड़ा होगा? या वो सिर्फ एक छोटा सा चैप्टर था जिसे वापस आकर पूरी तरह भुला दिया गया? ये कहना मुश्किल है। सीधे तौर पर तो स्रोत कुछ नहीं बताते। कुछ एनालिस्ट्स मानते हैं कि शायद इसी वजह से उन्होंने बाद में डिप्लोमेसी की तरफ कदम बढ़ाया। अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ ज्यादातर का मानना है कि जब वो शुरुआती 2000s में वापस लौटे तो उन्हें पूरी तरह से पिता की विचारधारा और सिस्टम के हिसाब से ढाल दिया गया। फिर आगे की पढ़ाई और मिलिट्री ट्रेनिंग वहीं पूरी की। जी, और यहीं से उनके सत्ता तक पहुंचने का रास्ता बनना शुरू हुआ। 2000 के दशक के आखिर में उनके पिता किम जोंग इल की सेहत बिगड़ने लगी थी। हाँ, और तब ये सवाल उठा कि अगला कौन। उनके बड़े बेटे भी थे, किम जोंग नाम और किम जोंग जुल, लेकिन चुना गया सबसे छोटे बेटे किम जोंग उन को। ये भी थोड़ा अजीब था। इसके पीछे भी कई थ्योरीज हैं। कहा जाता है कि किम जोंग नाम तो देश से बाहर ज्यादा रहते थे और सिस्टम की आलोचना भी कर चुके थे। और किम जोंग चुल को थोड़ा नरम स्वभाव का माना जाता था। शायद किम जोंग उन में उनके पिता को ज्यादा धृष्टता और महत्वाकांक्षा नजर आई। तो फैसला हो गया और फिर उन्हें तेजी से प्रमोट किया गया। 2010 तक तो वो सेना में 4 स्टार जनरल बन गए थे। हाँ, और वर्कर्स पार्टी में भी बड़े पद मिल गए। ये सब काफी पब्लिकली किया गया, शायद दुनिया को और देश के अंदर सत्ता के गलियारों में संदेश देने के लिए कि अब यही उत्तराधिकारी हैं। बिल्कुल, ताकि पावर ट्रांजिशन स्मूथ हो। और हुआ भी वही। दिसंबर 2011 में जब किम जोंग इल की मौत हुई तो किम जोंग उन को महान उत्तराधिकारी और फिर सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया गया, बिना किसी खास चुनौती के। उस वक्त उनकी उम्र क्या रही होगी? 27 या 29 साल के करीब। दुनिया के सबसे युवा राष्ट्राध्यक्षों में से एक। बहुत लोगों को शक था कि क्या ये लड़का संभाल पाएगा। और उन्होंने इन सारे शक को बहुत ही, कह सकते हैं, निर्ममता से दूर किया। सत्ता संभालते ही अपनी पकड़ मजबूत करने पर फोकस किया, वो लोहे की मुट्ठी वाली बात। शायद उससे भी ज्यादा। ये सिर्फ कंट्रोल करना नहीं था, ये अपने हिसाब से सत्ता को रीशेप करना था। इसका मतलब विरोधियों का सफाया। खबरें तो यही थीं
कई बड़े अधिकारी जो शायद खतरा बन सकते थे, उन्हें रास्ते से हटाया गया। उनके अपने फूफा ज़ैंग सोंग थिक का नाम बहुत उछला था। 2013 में उन्हें मरवा दिया गया था। वो तो नंबर 2 माने जाते थे उस वक्त। जी, और उनके अलावा भी कई लोगों को जेल हुई या देश निकाला मिला या मौत की सजा। तो ये सिर्फ डर पैदा करना था या वाकई कोई विद्रोह का खतरा था? शायद दोनों, लेकिन इसका एक बड़ा मनोवैज्ञानिक असर हुआ। इसने पुराने नेताओं और मिलिट्री पर साफ कर दिया कि अब नया बॉस आ गया है और वफादारी सिर्फ उसी के प्रति होनी चाहिए। नियम बदल गए थे। बिल्कुल, और सत्ता पर पकड़ मजबूत करने के साथ ही उन्होंने अपने सबसे बड़ी प्रायोरिटी भी सेट कर दी, परमाणु हथियार और मिसाइल प्रोग्राम। हाँ, उनके पिता और दादा ने भी इसे आगे बढ़ाया था, लेकिन किम जोंग उन ने इसे एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। अभूतपूर्व तेजी दिखाई। उनका मानना क्या है इसके पीछे? मतलब उत्तर कोरिया का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? ऑफिशियल स्टैंड तो यही है कि ये देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए जरूरी है, एकमात्र गारंटी। अमेरिका जैसे दुश्मनों से बचाव के लिए। हाँ, और शायद ये उनके लिए बार्गेनिंग चिप भी है, अपनी सत्ता को लेजिटिमेसी देने का तरीका भी। लेकिन क्या ये सिर्फ डिफेंसिव है या फिर दुनिया से अपनी बात मनवाने, प्रतिबंध हटवाने का एक आक्रामक टूल भी है? ज्यादातर बाहरी एक्सपर्ट्स तो यही मानते हैं कि ये दोनों हैं। ये एक तरह का खतरनाक खेल है जिसे वो काफी कुशलता से खेलते दिख रहे हैं, ऐसा लगता है। कह सकते हैं। वो जानते हैं कि कब तनाव बढ़ाना है, कब बातचीत का दिखावा करना है। और इस पूरी स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करता है उनका प्रोपेगेंडा मशीन, खुद को भगवान जैसा दिखाना। ओह हाँ, वो तो कमाल का है। ये सिर्फ इमेज बिल्डिंग नहीं है, ये एक मिथक गणना है। किम राजवंश को एक डिवाइन नियति से जोड़ना। बिल्कुल, ताकि उनकी सत्ता पर सवाल उठाना ही नामुमकिन लगे। इसमें वो अपने दादा किम इल सुंग की इमेज का भी खूब इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मैंने भी देखा है। वो कई बार उनके जैसे कपड़े पहनते हैं, उनके जैसे स्टाइल में नजर आते हैं। जी, ये सब बहुत सोचा समझा होता है। तो देश के अंदर पकड़ मजबूत, परमाणु कार्यक्रम टॉप प्रायोरिटी। अब बात करते हैं दुनिया के साथ उनके रिश्तों की, विदेश नीति। वो भी काफी नाटकीय रही है। हाँ बिल्कुल, शुरू के सालों में, मतलब समझ लीजिए 2012 से 2017 तक, उनका रवैया बहुत ही ज्यादा आक्रामक था। लगातार न्यूक्लियर टेस्ट, मिसाइल टेस्ट। जी, जिससे यूएन के सख्त प्रतिबंध लगे। अमेरिका से तनाव एकदम चरम पर पहुंच गया। वो किम जोंग उन और ट्रंप के बीच की बयानबाजी तो याद ही होगी सबको, रॉकेट मैन वगैरह। हाँ, वो दौर काफी तनावपूर्ण था। लेकिन फिर 2018 में अचानक सब बदल गया। ये बड़ा सरप्राइजिंग था। वो किम जोंग उन जो किसी से मिलता नहीं था, वो अचानक डिप्लोमेसी करने लगा। और बहुत तेजी से। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन से मिले। वो बॉर्डर पर हुई मुलाकात ऐतिहासिक थे। फिर चीन गए, शी जिनपिंग से मिले, और सबसे बड़ा धमाका तो सिंगापुर में हुआ, जून 2018। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात। पहली बार किसी सिटिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट और नॉर्थ कोरियन लीडर की मीटिंग। इसके पीछे क्या वजह रही होगी? इतना बड़ा यू टर्न क्यों लिया उन्होंने? क्या प्रतिबंधों का असर था? शायद प्रतिबंधों से अर्थव्यवस्था पर दबाव तो था ही, या उन्हें लगा कि अब न्यूक्लियर पावर बन गए हैं तो बराबरी से बात कर सकते हैं। ये भी एक एंगल हो सकता है। और शायद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी बातचीत की इच्छा थी, तो कई चीजें एक साथ हुई। लेकिन ये जो कूटनीति की बहार थी, ज्यादा टिकी नहीं। फरवरी 2019 में हनोई, वियतनाम में ट्रंप के साथ दूसरी समिट हुई। और वो बिना किसी डील के अचानक खत्म हो गई। वहां क्या गड़बड़ हुई थी? असल में बात अटक गई प्रतिबंध हटाने और न्यूक्लियर निरस्त्रीकरण के स्टेप्स पर। अच्छा। नॉर्थ कोरिया चाहता था कि कुछ न्यूक्लियर साइट्स बंद करने के बदले बड़े प्रतिबंध हटा दिए जाएं। अमेरिका चाहता था कि पहले वो अपने पूरे प्रोग्राम को खत्म करने के लिए और ठोस कदम उठाएं। तो दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। हाँ, और बातचीत टूट गई। उसके बाद से डिप्लोमेसी लगभग ठप है। और हम फिर से वही पैटर्न देख रहे हैं, मिसाइल टेस्ट, सख्त बयानबाजी। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि हनोई के बाद किम जोंग उन को लगा कि अमेरिका से बातचीत करके फिलहाल कुछ हासिल नहीं होगा। तो अब फोकस वापस अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ाने पर और चीन रूस जैसे देशों से रिश्ते मजबूत करने पर है। जी, रुझान तो यही इशारा कर रहा है। ये तो हुई उनकी पब्लिक लाइफ, लेकिन उनकी निजी जिंदगी, वो तो और भी बड़ा रहस्य है। ओह हाँ, उसके बारे में जो भी पता चलता है वो ज्यादातर साउथ कोरियन इंटेलिजेंस या फिर नॉर्थ कोरिया से भागे हुए लोगों से वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है। इतना पता है कि शादीशुदा हैं, री सोल्जू से लगभग 2009 में शादी हुई थी, वो कभी कभी दिखती हैं उनके साथ। जी, और बच्चों के बारे में भी कंफर्म कुछ नहीं है। अपुष्ट खबरें हैं कि 3 बच्चे हैं। एक बेटी जुए का नाम आजकल काफी सुनने में आ रहा है,
उसे कई बार पब्लिक इवेंट्स में साथ देखा गया है। और इसी को लेकर अटकलें लग रही हैं कि क्या वो अगली उत्तराधिकारी हो सकती हैं। क्या लगता है? देखिए, नॉर्थ कोरिया के मामले में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। ये हो सकता है कि उसे भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा हो, या ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ किम जोंग उन की एक पिता वाली छवि पेश करने की कोशिश हो। और उनकी अपनी पहचान का हिस्सा बन गया है उनका लुक, वो हेयर कट, काले सूट और उनका वजन, जिसको लेकर उनके स्वास्थ्य के बारे में हमेशा कयास लगते रहते हैं। हाँ, वो कई बार हफ्तों गायब हो जाते हैं, फिर अचानक सामने आ जाते हैं। और हर बार इंटरनेशनल मीडिया में खबरें चलती हैं कि वो गंभीर बीमार हैं, या शायद हाँ, कुछ भी। लेकिन नॉर्थ कोरिया कभी कुछ साफ नहीं करता, ये रहस्य बनाए रखते हैं। बिल्कुल, ये भी शायद उनके कंट्रोल का ही एक तरीका है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो किम जोंग उन की कहानी बहुत कॉम्प्लेक्स है, कई परतें हैं। सही कहा। एक तरफ बेहद गोपनीय बचपन, फिर स्विट्जरलैंड वाला वो अजीब दौर, पर सत्ता पर एकदम निर्मम पकड़, विरोधियों का सफाया, परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक जुनून, और फिर वो डिप्लोमेटिक वाला अप्रत्याशित मोड़। और इन सब के पीछे उनकी असल सोच क्या है, वो क्या चाहते हैं, ये अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। हाँ, कुछ बातें जो खास तौर पर उभर कर आती हैं, वो सत्ता में आए तो दुनिया के सबसे युवा नेताओं में से थे। परमाणु कार्यक्रम उनके शासन की पहचान है। बिल्कुल। अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए उन्होंने क्रूरता का इस्तेमाल किया, प्रोपेगेंडा का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। और उनकी विदेश नीति वो जरूरत के हिसाब से बदलती रहती है, कभी आक्रामक, कभी कूटनीतिक, जिसका शायद अंतिम लक्ष्य यही है कि उनका शासन सुरक्षित रहे, किसी भी कीमत पर। तो हमने देखा कि कैसे वो एक रहस्यमयी बैकग्राउंड से निकले और दुनिया के सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले नेताओं में से बन गए। और आज भी उनका निजी जीवन, उनका स्वास्थ्य, सब कुछ अटकलों का विषय है। ये उनके शासन के अपारदर्शी नेचर को ही दिखाता है। यहाँ एक बात सोचने पर मजबूर करती है, वो स्विट्जरलैंड में बास्केटबॉल खेलने वाला लड़का, माइकल जॉर्डन का फैन, और प्योंगयांग में बैठकर परमाणु हथियारों को कंट्रोल करने वाला तानाशाह। हाँ, ये विरोधाभास, शायद यही किम जोंग उन को समझने की चाबी है, या शायद यही उन्हें और ज्यादा रहस्यमयी बनाता है। क्या वो पश्चिमी अनुभव पूरी तरह दब गया है, या कहीं अंदर मौजूद है? क्या उनकी आक्रामकता असल में असुरक्षा से आती है, या ये कैलकुलेटेड चाल है? एक ही इंसान के अंदर ये दो दुनियाएं, बास्केटबॉल कोर्ट और न्यूक्लियर कमांड सेंटर, कैसे साथ रहती हैं? ये सवाल वाकई बहुत पेचीदा है, और शायद इसी जटिलता को समझने की कोशिश हमें नॉर्थ कोरिया के भविष्य के बारे में कुछ अंदाजा दे सकती है। बिल्कुल, शायद। इसी विचार के साथ आज की एक गहरी पड़ताल यहीं खत्म करते हैं।